Hello friends, good evening to all of you. We already have discussed the topic of SDGs, which is Sustainable Development Goals. It is a part of economic indicator. ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में. हमने इसको पार्ट वाइज किया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, और इसलिए हमने इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट ना रह जाए, इसलिए हमने इसको अच्छे से डिटेल में इसको किया है। उसके बाद आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 का हमारे एसडीजीएस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो हमारे गोल्स टारगेट सेट किए गए थे उसकी इंडिकेटर की रैंकिंग में क्या चेंजेस आ सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट गोल अपने नो पावर्टी। तो फर्स्ट हमारा गोल था नो पावर्टी, जिसमें हमने कहा था कि हमें हमारा जो सब ग्लोबली जो फर्स्ट जो हमारा गोल होना चाहिए कि पावर्टी को रिड्यूस करना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है कि 20% जो इनकम है, कंजप्शन है, वो भी लोगों का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि रिड्यूस होगा। और के साथ उन्होंने यूएन ने ये भी बताया है कि 420 टू 580 मिलियन जो पीपल होंगे वो लिविंग में आ जाएंगे, यानी कि पावर्टी लाइन में आ सकते हैं। और आईएमएफ ने भी देखिए, जो भी यहाँ पे मैं बता रही हूँ रियल रिसोर्सेज से बता रही हूँ, जो सोर्सेज है हमारे पास अवेलेबल वो मैंने आपको रियल होंगे और ओरिजिनल फैक्ट से बता रही हूँ। जो आईएमएफ ने डिक्लेयर किया है वो 690 मिलियन पीपल को जो बता रखा है कि वो पुअर पावर्टी लाइन में आ सकते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें मैंने रियल फैक्ट लेके चल रही हूँ और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और मोर देन 50% आपकी इसमें जीके भी कवर हो जाएगी। ठीक है, और एंड ऑफ वीडियो में आपको बताऊँगी भी कैसे कितना डोनेशन, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी इसकी कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमारा है गोल, जो टारगेट जो हमने सेट किए थे पावर्टी को लेके, उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। यूएन ने और आईएमएफ ने जो बताया, यूएन ने भी और आईएमएफ बता चुके हैं 690 मिलियन पीपल जो होंगे वो पुअर हो सकते हैं बाय दैट ईयर 2020। ठीक है, उसके बाद आईएमएफ ने ये भी बता रखा है कि इंडिया और नाइजीरिया जो पुअर पावर्टी लाइन में सबसे आगे हैं, उन्होंने बता रखा है कि इंडिया में 10 मिलियन और नाइजीरिया में 8 मिलियन पीपल जो 2020 में और आ सकते हैं ड्यू टू कोविड-19। उसके बाद 60 कंट्रीज़ ऐसी है जो कि इस टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएगी, जो कि हमारा एसडीजीएस का गोल था। उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड बैंक ने भी एस्टिमेट किया है कि 49 मिलियन जो पीपल है वो एक्सट्रीम पावर्टी में आ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखोगे कि इट इफेक्ट्स द लेबर प्रोडक्टिविटी शॉक्स, टोटल फैक्टर प्रोडक्शन शॉक्स एंड ट्रेड शॉक्स, इनको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद हमारा सेकंड गोल था नो हंगर, यानी कि हमें अपना मल न्यूट्रिशन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना था, और प्रोडक्शन जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर की जो किसानों की जो फार्मर्स की इनकम थी उसको डबल करना था, प्रोडक्शन को भी डबल करना था। लेकिन अब ये टारगेट हम अचीव नहीं कर सकते इस साल। तो इसमें देखिए जीडीपी जो है अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उन्होंने अपनी जीडीपी जो रेट है वो भी डिक्रीज़ कर दिया है। और प्रीवियस ईयर की जीडीपी भी देख लीजिए, हमारी जो 2019 टू 20 क्या थी, हमारी जीडीपी 4.2 थी और 18 टू 19 6.1 थी। अब जो हमारी जीडीपी रेट है वो कितना हो चुका है वो देख लेते हैं। आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो जीडीपी जो एक्सपेक्टेड जो ये हमारी क्या एक्सपेक्टेड है, फाइनल तो हमारी एंड ऑफ द ईयर आएगी, और इसमें जो जीडीपी की गई है वो 1.9 डिक्लेयर की गई है। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी जीडीपी एस्टिमेट की है 1.5 से 2.8 के बीच। और मूडीज़ ने तो पहले तो इसको 1 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अब उसने बिल्कुल ही, अब लेटेस्ट मैंने यहाँ पे डेट भी डाली है, आप देख सकते हो विद डेट के साथ मैंने बता रखा है कि किस डेट में इन्होंने ये बताया है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू टाइम से अपनी जैसे सिचुएशन होती है तो अपनी ये जीडीपी रेट और डिक्लाइन भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। और मूडीज़ ने भी अभी हाल ही में 0% डिक्लेयर कर दिया इंडिया की जीडीपी, और आईसीआर जो 7 अप्रैल इसने भी 2% बता रखी है। ठीक है, फिच जो है ये भी एक मैगज़ीन है जो हर साल जो अपनी जीडीपी निकालती है अलग अलग कंट्रीज़ की, उसने भी 1.8 डिक्लेयर कर दी है। साथ ही एडीबी, इंडियन जो एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है, उसने भी इंडिया की जीडीपी 2.2% की जीडीपी बताई है। अब देखिए जो इंडिया का जो जीडीपी में रैंक था वो भी आपको पता होना चाहिए, 5th रैंक था।
और परचेजिंग पावर में हमारा थर्ड था। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोविड-19 जो इफ़ेक्ट है उससे लोगों की कंजप्शन पावर भी कम हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन है और जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन सब जगह रुका हुआ है, तो इससे परचेजिंग पावर और जीडीपी पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूएन ने जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि जो 2020 के आने जब बाद में इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे, प्राइजेस जो फूड प्राइजेस के हो जाएंगे और डिक्लाइन हो जाएंगे, यानी कि इससे क्या इफेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ना तो किसानों की इनकम डबल जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम अपनी प्रोडक्शन को डबल कर सकते हैं। और साथ साथ जो इससे क्या होगा, मल न्यूट्रिशन होगा। जब शॉर्टेज होती है तो इससे मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है, हम न्यूट्रिशन लेवल पे हर एक को नहीं लेके आ सकते। उसके बाद है गोल 3, जो थर्ड गोल है हमारा वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर पीपल। हमने टारगेट सेट किया था इसमें कि सबको हमने एक गुड हेल्थ देनी है, हेल्दी अपनी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको इंक्रीज़ करना है, और लोगों की अपनी वेल्थ के जो हेल्थ जो डिसीज़ है उनको रिमूव करना है। लेकिन कोविड-19 के साथ इससे क्या बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों की हेल्थ में जो है वो भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, डिसीज़ इसके साथ बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं जो भी। और एक रिसर्च में ये भी आया था, जो उन्होंने बताया था कुछ डॉक्टर्स का, कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और जो रिकवर भी हो जाते हैं उनको कम से कम 1 साल तक उनकी प्रॉब्लम आ सकती है रिस्पेरिटी की, उनको अपना खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो और देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से इससे इन्वायरमेंट को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिला है, लोगों को क्लीन एयर वाटर सर्विसेज मिल रही है, पोल्यूशन में भी रिडक्शन हुआ है। आयुष्मान भारत जो है उसने गाइडलाइंस भी की है जिससे लोगों का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो सके, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि हम कोविड-19 से लड़ सके। ओके, उसके बाद हम देखते हैं यूएन ने भी बता रखा है मोर देन 5 मिलियन जो पीपल है उसको आने वाले टाइम में जो 2030 में हेल्थ जो बेसिक हेल्थ सर्विसेज है वो भी हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। 6 मिलियन जो मोर जॉब्स डिक्लेयर मतलब लैक हो जाएगी, हमें नर्सिस की ज़रूरत पड़ने वाली है आने वाले 2030 ईयर तक। तो इससे और इसका एक इफ़ेक्ट और देख लेते हैं, इंश्योरेंस जो होएगा हेल्थ का वो भी जो प्रीमियम देना पड़ता था अब हमें थोड़ा और राइज़ हो सकता है, 10 to 9% इसका जो प्रीमियम है अब हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। उसके बाद है गोल 4 हमारा जो टारगेट था जिसमें क्वालिटी एजुकेशन था। एजुकेशन तो आप देख ही सकते हो, लॉकडाउन की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड स्कूल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे बंद है, और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तो मैं कहूँगी आज बच्चों को ही इसका बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है। उनकी डिग्रीज़ रुक चुकी है, उनका पोस्टपोन हो चुके हैं एग्ज़ाम, और जिनके करियर में बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टेकल्स आ रही है, बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, और ये उनके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहा है। और जो ऑनलाइन क्लासेस जो हो रही है वो भी बच्चों के जो चिल्ड्रन का सोशल लाइफ जो लर्निंग होता है प्रोसेस वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स की भी कंप्लेंट आती है, और उनका भी यही मानना है कि जो इस ऑनलाइन जो डिलीवर नहीं हो पा रहे, कईयों को नेटवर्क फैसिलिटीज़ नहीं है, वर्चुअल क्लासेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जो जहाँ पे ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत ही रूरल एरियाज़ है वहाँ पे पेरेंट्स ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इलिटरेसीज के कारण और ग्लोबल लॉकडाउन की वजह से जो आपको प्रॉब्लम जो इंटरप्शन आ रही है, सबमिशन ऑफ जो फाइल्स है और फाइनल असेसमेंट है और वो भी पोस्टपोन हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा जो लर्निंग प्रोसेस है बच्चों का बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में बच्चों को इसलिए कि आप उनको घर पे कुछ ना कुछ उनको क्रिएटिविटी या पढ़ाते रहिए ताकि कोई गैप ना आए, जिसकी वजह से गैप आने से बच्चों में जो बाद में बहुत ही टैकल करना इस प्रॉब्लम से मुश्किल हो जाता है। तो ये कैरियर प्रॉब्लम बता रखी है कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा, और इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और इंक्रीज़ हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा हमारा एजुकेशन सेक्टर, और हम जो बेसिक नेसेसिटी जो बच्चों के लिए है वो भी हम उस अचीव टारगेट को नहीं कर सकते। उसके बाद है गुड जो गोल हमारा 5 था, जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी मींस कि कितना हमारा वुमेंस का और जो सेक्स रेशो है वो कितना इक्वल है, कितना है, तो ये भी हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, जो वुमेंस है वो रिडक्शन हो चुका है उनका वर्क पार्टिसिपेशन, और आप देखोगे
कि कितना ज़्यादातर जो स्कूल में डे केयर सेंटर में जितनी भी मदर्स थी उनका भी जो रेशो है वो डिक्रीज़ हो चुका है, उसके लिए बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो इससे आने वाले टाइम में जेंडर इक्वालिटी यानी कि जेंडर गैप और इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद है हमारा गोल था 7 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब देखोगे कि कई हमारे एरियाज़ ऐसे हैं इंडिया में कि वहाँ पे वाटर की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और हम कह रहे हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोने हैं सर्विसेज को, लेकिन कई जगह लोगों को पीने तक का पानी अवेलेबल नहीं है। तो विदाउट द अचीवमेंट ऑफ दिस गोल हाउ वी टैकल द प्रॉब्लम ऑफ कोविड-19। सो गवर्नमेंट को ऐसी सर्विसेज इसके लिए बहुत ही एक्शन इनिशिएटिव लेने चाहिए, साथ साथ कोविड-19 की प्रॉब्लम से रिड्यूस। लेकिन अब क्या हो रहा है, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज़ कर देगी। जो उन्होंने अपनी सोशल सर्विसेज पे लगाना था, जो भी उन्होंने बता रखा था कि पब्लिक टॉयलेट्स और जितने भी सोशल सर्विसेज सेक्टर पे देनी थी, वो अब उसका पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएगा। तो हम अपने इस जो गोल था क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पे हम नहीं आ सकते, इसको जब तक हमारी ये प्रॉब्लम निकल नहीं जाती। तो कोविड-19 का ये इस गोल पे भी बहुत बैड इफ़ेक्ट डालेगा। उसके बाद है हमारा 7 गोल था क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी यानी कि आपको पता ही है जो हमारा रीयूजेबल जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, इन्वेस्टमेंट थी, अब वो भी रिड्यूस हो जाएगी। गवर्नमेंट का टारगेट सेट किए थे कि हमने हमारा जो इंडिया था वो क्लीन एनर्जी में इमर्जिंग कंट्री भी बन चुका था, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा कंट्री कर रहा था। और इसीलिए अब जो लॉकडाउन और जिस कोविड-19 की वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर जो इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और इसकी वजह से हम अपने क्लीन एनर्जी के गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ग्लोबल रिन्यूएबल मार्केट साइज़ भी इसकी वजह से जो रिड्यूस होएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता ही है इको फ्रेंडली बेस्ट मानी जाती है, ये ऑल्टरनेटिव सोर्स होता है और ताकि आने वाली फ्यूचर के लिए ज़रूरी हो। जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी के जो पैनल लगाए गए थे उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी थी गवर्नमेंट ने, वो अब पोस्टपोन हो चुकी है। उसके बाद है हमारा 8 गोल था डिसेंट वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट और डिसेंट वर्क की जो बात करें हैं तो अभी आपने पता ILO के जो चीफ़ है उसने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि 195 मिलियन जो जॉब्स है वो लॉसेस हो चुकी है ड्यू टू कोविड-19 के कारण। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बिजनेसमैन्स को इसका फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। बहुत डेवलप और डेवलपिंग कंट्री इकॉनमीज़ में 4 करोड़ जॉब है वो रिस्क पे अभी भी है। ठीक है, होटल जो रेस्टोरेंट आप देखो, इंडस्ट्रियल सारा कुछ ही लॉकडाउन है, इससे काफ़ी लोगों की जॉब्स भी गई है। लोग आपको पता है मूव कर रहे हैं अपनी घरों की ओर, यानी कि अपने गाँव की ओर जा रहे हैं अब, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहा। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, और इससे क्या होगा, लाइवलीहुड पावर्टी और अदर सी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके बाद आ जाता है गोल जो हमारा 9 था इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको पता है चाइना नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर में, 85% टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी इंपोर्ट करते हैं हम चाइना से, और वो हमारा जो भी ट्रेड है वो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा जो उस पर बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट है, वो सारा ही हमारा बंद किया चुका है, बैन हो चुका है दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और इसीलिए जो चाइना का इसके साथ लॉस होने के साथ दूसरी कंट्रीज़ का भी इसका लॉस हो रहा है, वो इन बेसिक एसेंशियल जो सर्विसेज है वो नहीं कर पा रही है। तो जो GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही करता है सेक्टर। और इनोवेशन जो न्यू करनी थी, न्यू इन्वेस्टमेंट करनी थी ऑटोमोबाइल वगैरह में, वो भी अब पोस्टपोन हो चुकी है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री शट डाउन है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल जो FDI है वो भी 5 to 50% जो है वो रिड्यूस हो चुका है। तो मोस्ट जो इसका भी हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 का। उसके बाद देख लेते हैं हम गोल जो हमारा 10 था इनक्वालिटी तो आपको पता ही है, जहाँ पे पावर्टी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए तो इनक्वालिटी ऑटोमेटिकली क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम कुछ भी सिचुएशन आ जाए तो कोविड-19 की वजह से भी इनक्वालिटी रेट जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, और पुअर एंड पीपल का जो गैप होगा वो और ही ज़्यादा होगा। जो पीपल अभी अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे वो फिर से अब कहाँ पे मूव करने जा रहे हैं,
कि रूरल एरिया में डिवेल कर रहे हैं उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी डिक्रीज़ होने जा रहा है, कंजप्शन पावर भी डिक्रीज़ हो रही है, तो इनक्वालिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी ही होगी। और उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ जो हमारा गोल था 11, जिसमें हमने गोल टारगेट सेट किए थे कि सबको हम बेटर हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे और पीपल्स का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन कोविड-19 की वजह से ये भी क्या हो चुका है, हमारा रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि अभी जो प्रॉपर्टीज़ फाइनेंशियल रिसोर्स है उसकी वजह से ये सब रिड्यूस हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन सब जगह रुक रखी है और पीपल विल मोर मूव कर रहे हैं अब अर्बन टू रूरल एरिया में, लैक ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है, स्लोअर इन मॉडर्नाइजेशन जो होएगा वो और भी कम हो जाएगा हमारे कोविड-19 की वजह से। उसके बाद जो हमारा गोल 12 था, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, तो उसमें क्या था, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंटल जो हमारी आप देखोगे इसके साथ जो कंजप्शन और प्रोडक्शन है कि हमने इंक्रीज़ करना था और वो कैसा करना था, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसके साथ तो हमारा एक पॉजिटिव इफेक्ट बता रखा है इन्वायरमेंट के साथ। और क्योंकि लॉकडाउन है, इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है वो बहुत, जो इसकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा था, ये वो रिड्यूस हो चुका है एनवायरनमेंट के साथ। इसका पॉजिटिव तो क्वालिटी ऑफ फूड जो होएगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो हमारी एग्रीकल्चर पे जो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है और वो और क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट बन जाएगी, और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अब फिर से ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्लाइमेट एक्शन की तरफ। जो गोल 13 है हमारा, उसमें बताया था कि हमने क्लाइमेट एक्शन लिए गए थे। जो मीटिंग्स होती, सबमिट्स होती थी ग्लोबली, एक्शन जो एनुअली होती थी वो पोस्टपोन हो चुकी है जो उस पर। और जैसे कि COP21, ठीक है, UNA, G20, ये सारी जो क्लाइमेट के जितनी भी रिलेटेड क्लाइमेट एक्शन जो होनी थी वो भी सबमिट्स हमारी क्या हो चुकी है, पोस्टपोन हो चुकी है। और इसमें देखा जाएगा तो क्वालिटी ऑफ सराउंडिंग इन्वायरमेंट इम्प्रूव होने से, रिडक्शन जो पोल्यूशन हो रहा है, तो क्लाइमेट में हमारा बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट बता रखा है। ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो इफ़ेक्ट है वो रिड्यूस हो चुका है, और CO2 की जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो चुका है। तो ये जितने भी ओशंस हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। उसके बाद देख लेते हैं लाइफ बिलो वाटर पोल्यूशन रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि जितना भी इंडस्ट्रियल का वेस्टेज था वो वाटर रिवर्स में जाता था, और रिवर्स में जाने वाले जितने भी जो स्पीशीज़ थी वो लीव कर रही थी वाटर के नीचे, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल थी। तो इसकी वजह से अब वाटर भी आप देखोगे, यमुना रिवर, जो गंगा रिवर पे एक्शन जो लिए गए थे, हमारा एक प्लान किया गया था, अब जो उसमें इतने साल हो गए कि कितनी सारी जो है इन्वायरमेंटलिस्ट हो गए, कितनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, उन्होंने इतना ट्राई कर लिया कि इसको यमुना और रिवर्स को क्लीन करने के लिए, लेकिन बहुत ही लिटिल सक्सेस पा पाए थे। लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से ये पॉल्यूशन अपने आप ही ख़त्म हो चुका है, और यमुना और गंगा रिवर्स का जो 2.1 रिड्यूस हो चुका है बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो थी, और सबसे ज़्यादा क्लीन मानी गई। आप देखोगे इसकी पिक्चर नेट पे जाके तो आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज दिखेगा। ठीक है, तो और वाटर ऑफ द रिवर्स वो भी आपको क्लीन एंड ब्राइटर दिखेगा। और रिपोर्टली जो डॉक्टर PK मिश्रा है, प्रोफेसर है, वो किसके IIT BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी बताया क्वालिटी ऑफ गंगा रिवर जो वाटर है वो 40 to 50% क्या हो चुकी है, इम्प्रूव हो चुकी है ड्यू टू लॉकडाउन। देखिए उसके बाद देखेंगे पीपल कैन बिहोल्ड स्टार, पीपल जितने भी हैं वो नाइट के आप क्लीन वाटर उन्होंने काफ़ी टाइम बाद एटमॉस्फेयर देखा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि करंट जो हमारी हर साल जो इंडेक्स निकलता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जहाँ दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हमारी कंट्री में था, वो भी अब बहुत रिड्यूस हो चुका है, 60 में आ चुका है। और विंटर्स में जो स्मोगी था वो भी इसका इम्प्रूव होगा और 600 होगा। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है दिल्ली की गवर्नमेंट ने, और वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स में यहाँ के पॉल्यूशन ने काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। गोल 15 जो हमारा इसमें था लाइफ ऑन लैंड की, जो लैंड में जितने भी माउंटेन्स,
सराउंडिंग थी, फॉरेस्ट, जितने भी लाइफ ऑन लैंड, जितने भी स्पीशीज़ थी, एनिमल्स थे, उनका क्या, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो न्यूयॉर्क एक कंट्री है जिसमें एनिमल जो टाइगर है उसको भी एक पर्सन, अब देखो हमेशा होता क्या है कि एनिमल से इन्फेक्टेड होते हैं पर्सन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है कि पर्सन से इन्फेक्टेड हो रहे हैं एनिमल। तो उस वहाँ पे भी एक केसेस आया था, तो हमें एनिमल्स का भी ध्यान रखना है आसपास के। और ना यहाँ पे क्या हो रखा है, जितने भी टाइगर कैट्स हैं वो ज़ू कीपर की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा, वो भी उनमें पॉजिटिव सिम्टम्स देखे गए हैं। तो हमें अपने आसपास की जो एनिमल्स है उनका भी ध्यान रखना है, और साथ साथ अपना भी ध्यान रखना है, ताकि आने वाली जो स्पीशीज़ है उस पर सबसे ज़्यादा हमें इंटेंशन देनी है। जो रेयर एंडेंजर स्पीशीज़ है उनको हमें ज़्यादा उनको प्रिवेंशन प्रोवाइड करनी है, अपनी वाइल्ड लाइफ को इंक्रीज़ करना है। उसके बाद है 16, जो हमारा गोल था, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये बताता है कि किस कंट्री का, हम इस इंडेक्स में देखते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी अपने रूल रेगुलेशन के लिए स्ट्रॉन्ग है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कितना पीस और जस्टिस है, जुडिशियल सिस्टम वहाँ का कैसा है, इसमें हम ये देखते थे। और हमारा जो टारगेट था कि हमें ग्लोबली अपने इसको पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाना है, और तभी अगर ये स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे तो इकॉनमी हमारी प्रोस्पेरिटी होगी, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करेगी। और अब देखोगे हमारे जो इंडिया में जोन्स बनाए गए हैं, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन्स हैं, जिसमें अब आप देखोगे इसमें 100 जो यानी कि 300 जो अभी भी 19 है वो क्या ग्रीन जोन में है, यानी कि ये शो करते हैं स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो हमें जो हमारा पॉजिटिव इफ़ेक्ट है जो वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बताता है कि कौन सी इकॉनमी हमारी कंट्री कितनी हमारी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन को मानने के लिए है। तो अभी भी अगर कोई कंट्रीज़ में ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो ये जो वायरस है वो इन्फेक्शंस है वो बहुत नंबर ऑफ़ पीपल इंक्रीज़ होते हैं डे बाय डे। तो इसको हमें रिड्यूस करना है, और करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अप्लाई करने पड़ेंगे, रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। और जो ग्रीन जोन यही बताते हैं कि उस कंट्री का किस एरिया में कितना स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, हमारा गोल था 17 पार्टनरशिप ऑफ द गोल्स, कि हमें इस गोल को अचीव करने के लिए सभी कंट्रीज़ का, सभी ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनरशिप यानी कि सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। और इसीलिए ये जो गोल्स को अचीव करने के लिए सबका, ना कि हमें कंपटीशन करना चाहिए बल्कि एक दूसरे को करना चाहिए, यानी कि स्ट्रेंथ इज़ देयर इज़ अ स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ये किसी ने बात कही और ये बिल्कुल सही है कि एकता में ही संगठन शक्ति है। स्ट्रेंथ इज़ देयर इज़ स्ट्रेंथ इन यूनिटी। तो यूनिटी की बात देखी जाए तो अब देखोगे बहुत सारी जो डेवलप से कंट्रीज़ के लिए वो अंडर डेवलप कंट्रीज़ को बहुत हेल्प कर रही है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी हमारी इंडिया के लिए बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की है, जैसे कि ADB, वर्ल्ड बैंक, USA, फ्रांस, IMF, IIB। ये ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ कंट्रीज़ है जिन्होंने हमारी कोविड-19 के लिए हमारी हेल्प के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट किया है। तो वर्ल्ड बैंक की देखिए, वर्ल्ड बैंक होता क्या है, डेवलपिंग बैंक है जो अंडर डेवलप कंट्री को लोन्स चीप रेट पे लोन अवेलेबल प्रोवाइड करवाता है। तो वर्ल्ड बैंक ने US कितने दिया है, $27.1 मिलियन US डॉलर देने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किया है। और इस तरह ADB ने 1.5 और USA ने $2.9 मिलियन। इसी तरह IMF भी देती है और ये लोन प्रोवाइड करती है डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज़ को। ज़्यादातर फाइनेंशियल जो बिजनेस कंट्री है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये डेवलपमेंट के पर्पस के लिए करती है और ये फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए करती है, ठीक है। तो $4 बिलियन जो लोन प्रोवाइड करने की IMF ने भी इंडिया को परमिट कर दिया है। IMF ने, आपको बता दो, सिंस 1993 से कोई भी लोन नहीं लिया है, क्योंकि क्राइसिस आ चुके थे, इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1991 बिफोर 1991 से, और हमने फिर 1991 की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। उसके बाद से लेके अब तक हमारे इंडिया ने IMF से लोन नहीं लिया। और अभी भी इन्होंने परमिट तो कर दिया, लेकिन इंडिया ने अभी भी इससे लोन नहीं लिया, क्योंकि एक बार लोन ले लेते डेट में तो बाद में हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा पीछे चल जाएगी, इसलिए डेट सर्कल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अदर जो सोर्सेज हैं हमें वो बताए हुए हैं, जैसे कि कौन कौन से रिसोर्सेज से हम जो इंडिया फाइनेंस प्रमोट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन से, जैसे कि आप देखोगे
जो विप्रो सीईओ, ट्विटर, बिल मेलिंडा गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ फाउंडर, ठीक है, ये बहुत जो अमेरिकन बिलीनियर है, उन्होंने डोनेशन भी दी है बहुत ज़्यादा इंडिया को इस कोविड-19 के करने के लिए। तो आप देख सकते हो कि कितना कितना अमाउंट इन्होंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। उसके बाद देखोगे इंडिया के वॉलंटियर ने भी विद इन कंट्री में जो डोनेशन प्रोवाइड हुई है, जैसे कि क्रिकेटर सुरेश रैना ने डोनेट किए हैं 31 लाख। और मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट जितने डोनेटर है वॉलंटियर उनका यहाँ पे डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन ये बताने के लिए जो मेन यहाँ पे बताए हैं कि आप देख सको कि कितनी जो पार्टनरशिप में जो हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए किसका इंडिया में कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। तो बॉलीवुड, क्रिकेटर, डिज़ाइनर से लेके जितने भी हमारे इन्होंने काफ़ी डोनेशन किए हैं। और देखोगे टाटा, बिरला, रिलायंस और टीवीएस के जो मोटर कंपनी के उन्होंने कितना किया है। और उदय कोटक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक के जो कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी है, उन्होंने कितना डोनेट किया है। तो इनकी डोनेशन से जो क्या हो रहा है, हमारे इंडिया को जो कोविड-19 से फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जा रही है, जो हमारी ताकि हमारी इकोनॉमी को ज़्यादा लॉस ना हो और हम इस प्रॉब्लम से जल्दी निपट सके और आने वाली फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके, ताकि हमें जो आईएमएफ से जो लोन है वो लेने की कभी नौबत ही ना आ पाए। और जो असिस्टेंस है जो हमें दूसरी कंट्री से मिल रही है उसकी वजह से भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये ऐसी कड़ी बता रही है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ का सहयोग मिलजुल के चाहिए, ना हमें कंपटीशन नहीं करना, यहाँ पे हमें एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें इस प्रॉब्लम को निकलने के लिए सॉल्यूशन एक दूसरी कंट्रीज़ का साथ देना चाहिए। जैसे कि यूएस में क्या जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो चाइना पे ब्लेम कर रहा है, चाइना उस पर इटली पे ब्लेम कर रहा है। तो ये एक दूसरे की कंट्रीज़ को ब्लेम करने से अच्छा है कि वो एक दूसरे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे। ये बात WHO के सीईओ ने बताई है और ये बिल्कुल उनका कहना बिल्कुल सही है। तो हमें भी अपनी जो आसपास की इन्वायरमेंट के साथ साथ जो अपने आसपास के एनिमल्स हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि हम अब मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी कोविड-19 का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो वो सिचुएशन ना आए तो आप उससे पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या स्टेप करती है। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी कुछ कर चुकी है, जैसे कि आरबीआई ने भी काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेपो रेट है वो रिड्यूस कर चुके हैं, इन्वेस्टमेंट जो लोन है प्रोवाइड करवा रही है चीप रेट पे, ताकि लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें अपनी इकॉनमी को। अन्य जीडीपी जो कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज़ ही रहे, हमारा जो इकॉनमी वो ज़्यादा डाउन ना जाए, रिकवर हो सके जल्दी से जल्दी। तो कोविड-19 के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपने देख ही लिए हैं, और कैसे इससे निकलना है वो आपको पता चल चुका है। क्योंकि अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोविड-19 का SDGs गोल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और इसलिए हमने इस टॉपिक को कोविड-19 के साथ किया है। तो आप भी जितने भी कोविड-19 के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको ज़रूर देखिएगा, और उनको ज़रूर ध्यान में रखना, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे, तो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।